हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने चैनल करियर गेन पर। लास्ट वीडियो में हम देख रहे थे टीजीटी और पीजीटी बायोलॉजी और साइंस के कुछ क्वेश्चंस, जिसमें हमारी सीरीज़ चल रही थी प्रोटोजोआ। वहाँ पर आप 20 क्वेश्चन तक देख चुके थे। आज हम उसे ही आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आपका प्रोटोजोआ सीरीज़ का 21st क्वेश्चन है, मोनोसिस्टस इज़ ए पैरासाइट ऑफ। इट मीन्स जो मोनोसिस्टस है वो परजीवी है। आपको बताना है कि इनमें से किसका परजीवी है। तो आपको याद होना चाहिए कि मोनोसिस्टस केंचुओं को संक्रमित करता है, कि यानी अर्थवॉर्म्स हैं उन्हें संक्रमित करता है। और ये केंचुओं को संक्रमित करने वाला सबसे ही नॉर्मल जीनस है। इसी के बढ़ते हुए रूप को हम ट्रोफोजोइट कहते हैं। और जब ये रिप्रोडक्शन लायक होता है तो उस स्टेज में ये केंचुओं की वीर्य पुटिका में पाया जाता है। मोनोसिस्टस अपने युवा और अपरिपक्व अवस्था में एक अंतःकोशिकीय परजीवी के रूप में रहता है। तो यहाँ पर आपका आंसर है यूटीफियस का, क्योंकि यहाँ पर केंचुआ नहीं दिया गया। तो यहाँ पर आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। कल चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेक्टोरिया इज ए क्लास ऑफ द फाइलम, यानी जो चूषक हैं किस संघ का वर्ग हैं। तो आपको याद होना चाहिए कि जो सेक्टोरिया है वो पाया जाता है आपके क्लास फर्स्ट यानी प्रोटोजोआ में। तो सेक्टोरिया जटिल प्रोटोजोअन्स, जिसे हम सीलियोफोरा के भी कहते हैं, संघ का एक वर्ग है जो अपने परिपक्व रूप में सबस्ट्रेट के साथ फिक्स्ड रहता है, यानी उससे चिपका हुआ रहता है। इसमें गमन करने वाले अंग या मुंह नहीं पाए जाते तथा ये विशेष चूषक के माध्यम से भोजन प्राप्त करते हैं, जिन्हें हम चूषकांग भी कहते हैं। अधिकांश चूषक आकार में लगभग 15 से 30 माइक्रोन के होते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि यहाँ जो चूषकांग हैं इनका आकार है 15 से 30 माइक्रोन के होते हैं और एक गैर संकुचित डंठल और अक्सर एक लौरिका या खोल के साथ होते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि दिए गए कथनों पर विचार करिए, जिसमें अभिकथन ए है कि प्रोटोजोआ प्रोटिस्टा से संबंधित है। आप जानते हैं कि ये बात सही है कि प्रोटोजोआ प्रोटिस्टा से संबंधित है, और इसी का कारण दिया गया है कि प्रोटोजोआ एक कोशिकीय होते हैं। आप जानते हैं कि ये भी बात सही है। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करना है और सही आंसर आपको बताना है। तो देखिए अब हम आप कोड देखते हैं इसके। तो देखिए कोड करने से पहले कुछ नॉलेज ले लेते हैं। ओह सॉरी, देखिए यहाँ पर ये ऑप्शन कुछ रिपीट हो गए हैं आपके, जैसे आर, ये नहीं है यहाँ, और ये नहीं है। अब देखिए ए बी सी और डी ये हैं। तो देखते हैं कि जो प्रोटोजोआ है प्रोटिस्टा से संबंधित है। ये आप जानते हैं कि RHB टेकर ने प्रोटोजोआ को प्रोटिस्टा में रखा था। प्रोटोजोआ एक कोशिकीय है, लेकिन ये यूकैरियोटिक होता है। यूकैरियोटिक को हम कहते हैं सुकेंद्रकीय, यानी जिनमें जो केंद्रक है उसके चारों ओर एक सुविकसित झिल्ली पाई जाती है। यहाँ पर ए और आर दोनों सत्य हैं तथा कारण जो है वो अभिकथन ए की पुष्टि नहीं करता। इसका मतलब ये है कि कारण ए ही वो वजह नहीं है जिसकी वजह से ए को यानी प्रोटोजोआ को प्रोटिस्टा में रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी को देखिए कि ए और आर दोनों सत्य हैं और ए की सही व्याख्या आर नहीं करता है। यहाँ पे ये था, देखिए दोबारा, ऑप्शन नंबर बी है कि ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। तो आपका बनता है आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका
Cephalopoda is a class of animals in which the, it means cephalopoda जानवरों का एक वर्ग है जिनमें ए है head is located on the foot यानी जो सिर है पैर पर स्थित होता है। सेकंड ऑप्शन है head is fused with the thorax, it means सिर जो है वक्ष यानी धड़ से लगा हुआ है। थर्ड ऑप्शन देखिए, थर्ड है फूट इज लोकेटेड ऑन द हेड यानी पैर सिर पर स्थित है। और जो आपका फोर्थ है कि नोटोकॉर्ड एक्सटेंड्स अप टू द हेड, इट मीन्स नोटोकॉर्ड सिर तक विस्तृत है। तो आप जानते होंगे कि यहाँ पर आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी फूट इज लोकेटेड ऑन द हेड यानी जो पैर हैं वो सिर पर स्थित होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 25 है कि फाइलम प्रोटोजोआ इज डिवाइडेड इनटू 4 क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ देयर। तो देखिए क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि निम्न में से किस आधार पर प्रोटोजोआ संघ को 4 वर्गों में बांटा गया है। तो क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपने अगर क्लासिफिकेशन ढंग से पढ़ा है तो आप ये बात जानते होंगे कि प्रोटोजोआ को जो क्लासिफिकेशन है वो किया गया है लोकोमोटर स्ट्रक्चर यानी गति विषयक संरचना के आधार पर। इट मीन्स कि इस फाइलम के जो ऑर्गेनिज्म हैं वो किस तरह से लोकोमोशन यानी मूवमेंट करते हैं उसके आधार पर हमने इसे क्लासिफाई किया है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुग की स्थिति पाई जाती है। तो ये क्या होता है? तो देखिए पहले हम बात करेंगे कि ये चीज जो संयुग है ये क्या है। तो संयुग की स्थिति ग्रेगेरियंस में पाई जाती है, पहली बात ये। और दूसरी बात कि जो ग्रेगेरियंस हैं ये एपिकॉम्प्लेक्सिन का एक बड़ा विशिष्ट समूह है जो आमतौर पर आंत या अकशेरुकी या निचले कॉर्डेट्स के शरीर के गुहा में रहता है। ये बात आपको याद रखनी है कि ये आंत पर या कशेरुकी या फिर निम्न स्तर के जो कॉर्डेट्स हैं उनके शरीर की गुहा में पाया जाता है। संयुग निषेचन से पहले 2 युग्मकों की पेयरिंग है। तो संयुग क्या है? 2 युग्मकों की पेयरिंग को ही हम संयुग कहते हैं। ग्रेगेरियंस ने ये आमतौर पर एंड टू एंड होता है। तो यहाँ पर हम इसी बात कर चुके हैं कि ये कहाँ पाया जाता है, ग्रेगेरियंस में पाया जाता है। तो हमें याद रखना चाहिए कि संयुग क्या है, ये एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस से 2 जो युग्मक हैं वो एक दूसरे के पास आते हैं, बस सिंपल सा है। लेकिन हम इसे नॉर्मली निषेचन या फिर जनन नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ पर ये बॉडी के अंदर हो रहा है और ये परजीवी जीवों का काम है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे तरफ। तो देखिए 27वां क्वेश्चन है आपका कि बेसल ग्रेन्यूल फ्लैजिलम से भिन्न होता है किस में? तो उसके क्या रीज़न है? तो देखिए आपके आप सामने सभी रीज़न है, तो हम डायरेक्ट आंसर पे चलते हैं। देखिए बेसल ग्रेन्यूल में 9 परिधीय ट्रिपलेट होंगे बिना किसी केंद्रीय तंतु के, यानी केंद्र पर कोई तंतु नहीं होता है। तो आप याद रखेंगे कि जो फ्लैजिला या फ्लैजिलम का जो बेसल ग्रेन्यूल है यानी जहाँ से वो ओरिजिनेट होता है उसमें देखिए आपने शायद डायग्राम पढ़ा होगा, इस तरह से हम डायग्राम बनाते हैं और इस तरह से 9 परिधीय ट्रिपलेट हैं यानी आप 9 बनाएंगे, 3 4 5 6 7 8 9, ये हमने 9 बना दिए। अब इस एक को ले लीजिए आप, इस एक को थोड़ा लार्ज करके देखते हैं। इस एक के अंदर 9 ट्रिपलेट हैं, सॉरी ट्रिपलेट हैं। ट्रिपलेट का मतलब है 3 पार्टिकल्स लेंगे, 1 2 3। तो ये एक के बारे में है, इसी तरीके से सबके बारे में होगा। और केंद्र में क्या होगा, कुछ भी नहीं होता बिना किसी केंद्र तंतु के। ये समझने के लिए हमें कोशिका पार्ट, एक बार कोशिका और कोशिकांग जो पार्ट हैं, कोशिकांग यानी सेल ऑर्गेनेल्स जो चैप्टर है वो पढ़ लेना चाहिए, वहाँ पे बहुत अच्छी तरह ये चीज़ समझाई गई है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी जो फ्लैजिला का बेसल ग्रेन्यूल होता है उसमें परिधि पर 9 ट्रिपलेट होते हैं और केंद्र पर कोई भी तंतु नहीं होता। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। सत्य कथन पहचानना है आपको।
तो हम यहाँ सारे पढ़ लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है। फर्स्ट है कि प्रोटोजोआ अधिकतर विषमपोषी होते हैं। तो ये बात सत्य है। स्पंजों में जल प्रवेश ऑस्कुलम द्वारा होता है। अब हम स्पंज अभी हमने पढ़े नहीं है, लेकिन हमें थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि ऑस्कुलम से जल जो है बॉडी से बाहर निकलता है। हाइड्रा में नीडोब्लास्ट आधार पर स्थित होते हैं। ये गलत है, क्योंकि सभी कथन सही हैं, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। तो देखिए आपने देख लिया कि ये भी गलत है और ये भी गलत है, तो आपका ऑप्शन क्या बचता है? ऑप्शन नंबर ए, प्रोटोजोआ अधिकतर विषमपोषी होते हैं। देखिए इसका मतलब ये हुआ कि प्रोटोजोआ पूर्णभोजी है अथवा जंतु समभोजी एवं सर्वाहारी है। मतलब अगर हम इंग्लिश में बात करें तो होलोजोइक और जूट्रोपिक एंड ओमनिवोरस होता है, अर्थात यह सभी प्रकार के ठोस भोजन कणों को ग्रहण कर सकता है। सामान्य रूप से ये जीवाणु, डायटम्स, अन्य प्रोटोजोआ, शैवाल आदि सूक्ष्म जीव इसके भोजन हैं। तो यहाँ पर आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए प्रोटोजोआ के जंतुओं में संकुचनशील धानी का कार्य है। तो यहाँ पर ये मात्रा सही नहीं है, आप इसे सही कर लेंगे। संकुचनशील धानी का क्या कार्य है? देखिए तो हमेशा के लिए याद कर लीजिए कि जो संकुचनशील राजधानी है उसका एक ही कार्य होता है, परासरण नियमन। कुछ लोग इसका आंसर उत्सर्जन समझते हैं, क्योंकि परासरण नियमन में उत्सर्जन सम्मिलित होता है, लेकिन ये केवल उत्सर्जन नहीं है। तो परासरण नियमन में उत्सर्जन सम्मिलित है, आपको याद रखना है। तो याद करेंगे संकुचनशील राजधानी का कार्य क्या है? परासरण नियमन। इट मीन्स ऑस्मो रेगुलेशन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन रोगजनक कशाभ ही नहीं है? यानी ऐसा कौन सा है जिनमें कशाभ नहीं है लेकिन वो रोगजनक हो? तो अब हमें याद हो इसका, ये तो फैक्ट है, इसका क्वेश्चन हमें याद ही करना पड़ेगा कि ये है नॉक्टिल्यूका। देखिए ये जो नॉक्टिल्यूका है रोगजनक कशाभी नहीं होता, जबकि लीशमानिया से कालाजार होता है। तो हमें याद रखना है कि लीशमानिया से, ये नोट कर लेंगे आप, लीशमानिया से क्या है? काला जार नामक बीमारी होती है। ठीक है, इसके अलावा ट्रिपैनोसोमा से आपको स्लीपिंग डिजीज़ है, स्लीपिंग डिजीज़ यानी निंद्रा रोग होता है। अब आपका बचा जियार्डिया। जियार्डिया का दूसरा नाम ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन भी है, यानी ये इंटेस्टाइन से जुड़े हुए जो डिजीज़ फैलाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए बायोलुमिनेसेंस प्रदर्शित होती है। अब देखिए यहाँ पर ये एक टिपिकल क्वेश्चन है जो डिपेंड करता है ऑप्शंस पर। अगर ये पूछा जाता कि बायोलुमिनेसेंस किस फाइलम से प्रदर्शित होती है, फाइलम की बात करता, तो हमारा आंसर होता टीनोफोरा। लेकिन कुछ अन्य फाइलम भी ऐसे हैं जिनमें कुछ ऐसे जंतु या ऑर्गेनिज्म होते हैं जो बायोलुमिनेसेंस को प्रदर्शित करते हैं। बायोलुमिनेसेंस का मतलब सिर्फ इतना सा है कि जो ऑर्गेनिज्म है वो लाइट एमिट कर रहा है, अपने आप ही लाइट एमिट कर रहा है। इसके लिए उसमें कुछ एलिमेंट्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो याद करेंगे कि बायोलुमिनेसेंस अगर फाइलम पे पूछा जाता है तो फाइलम में आप टीनोफोरा बताएंगे, लेकिन अगर एनिमल्स के एग्जाम्पल दे रहा है तो यहाँ पर हमें उसके अकॉर्डिंग ही आंसर देना है। यहाँ पर आपका आंसर है सिरेटियम द्वारा। तो देखिए ये सिरेटियम द्वारा प्रदर्शित होता है। सिरेटियम प्रोटोजोआ संघ का जंतु है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रोटोजोआ में कुछ प्रोटोजोअन्स में भी ये कैरेक्टर है। ये एक डाइनोफ्लैजिलेट है और पायरोफाइटा से संबंधित है। इनमें समतल कोशिकाएं होती हैं जो सम्मित नहीं होती। तो बायोलुमिनेसेंस जीवित जीवों द्वारा प्रकाश का उत्पादन और उत्सर्जन करने की प्रक्रिया है। सिंपल से याद रखेंगे,
अगर कोई ऑर्गेनिज्म लाइट एमिट कर रहा है यानी लाइट का उत्सर्जन कर रहा है या फिर अंधेरे में अपने आप चमक रहा है तो इस कैरेक्टर को हम कहते हैं बायोल्यूमिनेसेंस। यहाँ पर आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, कालाजार निम्न के द्वारा प्रसारित होता है। देखिए, अभी हमने थोड़ी देर पहले कालाजार की बात की थी। कालाजार एक बीमारी है जो किससे फैलती है, लीशमीनिया से है। लेकिन वो यहाँ पर कारक नहीं पूछ रहा, वो इसका केवल वाहक पूछ रहा है। यहाँ पर आपको क्या बताना है, केवल वाहक प्रसारित होने की बात कर रहा है। तो यहाँ पर हमें याद करना चाहिए कि इसका वाहक होता है सैंड फ्लाई। याद करेंगे, कारक क्या है, वाहक है सैंड फ्लाई और कारक क्या होता है, लीशमानिया। याद रखेंगे क्या है, लीशमानिया। ये है कारक, और ये है वाहक किसका, कालाजार का। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संकुचनशील रिक्तिका पाई जाती है। तो अब आप सभी को पता होगा अभी तक कि अगर संकुचनशील रिक्तिका है तो अमीबा में होगी, यूग्लिना भी प्रोटोजोआ का है, इसमें भी होगी, और आपको सी ऑप्शन दिख रहा है पैरामीशियम, इसमें भी है। इट मीन्स ए बी सी तीनों में अगर है तो लास्ट ऑप्शन आपका होना चाहिए उपयुक्त सभी में। देख सकते हैं आप यहाँ पर आपका है उपयुक्त सभी में, यानी आपके प्रोटोजोआ जो है इसके जितने भी जीव हैं सभी में पाई जाएगी। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि बहुरूपी अवस्थाएं किसके जीवन चक्र में पाई जाती हैं। बहुरूपी अवस्था का मतलब सिंपल सा है कि उसमें कई रूप हों। तो ऐसा कहाँ होता है, बस ये पूछा है। तो देखिए, जो ट्रिपैनोसोमा है इसमें बहुरूपी अवस्थाएं पाई जाती हैं। इसके जीवन चक्र में 2 या 2 से अधिक अवस्थाएं होती हैं जो अलग अलग पोषकों में दिखाई देती हैं। जो इनके पोषक होंगे वो भिन्न भिन्न हो सकते हैं। ट्रिपैनोसोमा से स्लीपिंग डिजीज यानी स्लीपिंग सिकनेस नामक बीमारी होती है और इसका वाहक है सी फ्लाई। ये बात आप याद रखेंगे कि इससे जो रोग है वो है क्या है, स्लीपिंग सिकनेस यानी निंद्रा रोग। और जो इसका वाहक है उसे हम कहते हैं सी फ्लाई, सी फ्लाई। तो देखिए, आप जब इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप अपने पास नोटबुक लेके बैठें और कुछ चीज़ें नोट करते रहें। जैसे इस बीमारी के लिए जो डिजीज़ है निंद्रा रोग, ये इसका कारक क्या है और इसका वाहक क्या है, ये सब आप नोट करते रहें। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आप हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन त्रिस्तरीय जंतु हैं। अब देखिए, त्रिस्तरीय क्या मतलब है। देखिए, जब किसी भी जीव का विकास होता है तो निषेचन के बाद युग्मनज बनता है, निषेचन के बाद युग्मनज बनेगा, युग्मनज से फिर भ्रूण बनता है। अब उस भ्रूण से जीव का जो विकास है, जो परिवर्तन है, उसमें कुछ यानी परिवर्तन होने में कुछ जनन स्तर बनते हैं। जनन स्तर बनते हैं। तो देखिए, अब ये जनन स्तर कुछ ऐसे होते हैं जिनमें 2 जनन स्तर बनते हैं और कुछ जंतु ऐसे हैं जिनमें 3 जनन स्तर बनते हैं। तो जिनमें 2 जनन स्तर बनते हैं उन्हें हम कहते हैं द्विस्तरीय जंतु, तथा जिनमें 3 जनन स्तर बनते हैं उन्हें हम कहते हैं त्रिस्तरीय जंतु। और त्रिस्तरीय में सभी उच्च श्रेणी के जीव आते हैं और 2 जनन स्तर में निम्न श्रेणी के जीव आ जाते हैं। तो देखिए, आपसे त्रिस्तरीय जंतु पूछा गया है तो यहाँ पर याद रखेंगे कि जो आपका है हिरुडिनेरिया, एस्केरिस और टीनियस सोलियम, आपको याद ही करना पड़ेगा कि इन सभी में त्रिस्तरीय जंतु, ये सभी क्या हैं, त्रिस्तरीय जंतु हैं, यानी इनमें 3 जनन स्तर बनते हैं। अब एक बात और यहीं याद करिए कि जो जनन स्तर हैं, जनन स्तर, इसका नॉर्मल नाम हम देते हैं बाह्य जनन स्तर, मध्य जनन स्तर और अंतर। तो जो बाह्य है उसका नाम है एक्टोडर्म, पूरा कर लेंगे आप, एक्टोडर्म। बीच में जो है वो है
मेसोडर्म, और लास्ट में जो है वो है एंडोडर्म। पूरा कर लेंगे आप डर्म। तो ये जनन स्तर हैं, और जब दो जनन स्तर हैं तो वहाँ पर एक्टोडर्म और एंडोडर्म हो जाती है, और कहीं कहीं मीजोग्लिया पाया जाता है। तो यहाँ पर आंसर है आपका सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अमीबा लाइमैक्स प्रचलन करता है, यानी कैसे गति करता है? तो देखिए, ये गति करता है लोबोपोडिया द्वारा। एक्सोपोडिया एक्टिनोफ्रिस में के चलन में सहायक है। तो ये जो लिखा है एक्सोपोडिया, ये किसमें, इसकी गति, इसकी सहायता से कौन प्रचलन करता है? एक्टिनोफ्रिस। और जो फिलोपोडिया है ये जुगलीना के प्रचलन में सहायक है, जुगलीना में ये है। तो यहाँ पर आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, कि प्रोटोजोआ को किंगडम एनिमेलिया के तहत रखने का एक कारण यह है कि वे, यानी इनको एनिमेलिया के साथ अगर रखा गया है तो उसका क्या वजह है? तो देखिए, हमें पता होना चाहिए कि उसकी एक ही वजह है गतिशीलता, की गति कर सकते हैं। तो आपका राइट आंसर यही है। फिर भी हम और ऑप्शन देख लेते हैं, कि ये रहा राइट ऑप्शन है आपका ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर, स्थिर पिंडिका पाई जाती है। देखिए, स्थिर पिंडिका को हम इंग्लिश में फिक्सेशन पैपिली कहते हैं। तो ये कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है आपकी एसिडियन लार्वा में। याद करना पड़ेगा आपको, कहाँ पाई जाती है? एसिडियन लार्वा में, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन कवचधारी अमीबा है? तो अब ये आपको पता होना चाहिए कि ऐसा कौन सा है। तो हम बात करते हैं, ये है ऑर्सेला। तो ऑर्सेला क्या है? कवचधारी अमीबा है। यह एक कोश के प्रोटिस्टा है, जो एक साधारण कवच से ढका हुआ होता है। इस कवच को हम शेल कहते हैं। कुछ अन्य कवचधारी प्रोटोजोआ भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर यही पूछा है तो हम इसकी ही बात करेंगे। इसके अलावा जो हैं उसे आप एग्जाम्पल आप नोट कर सकते हैं, डिफ्यूजिया, फोरामिनीफेरा, एल्फीडियम। फिर से सुनिए, डिफ्यूजिया, फोरामिनीफेरा, एल्फीडियम। ये 3 प्रोटोजोआ ऐसे हैं कि इनमें भी शैल या कवच पाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40 आ गया आपका, थोड़ा ऊपर। अमीबा में कटपाद है, कूटपाद होगा। आप इसे सही कर लें कि यहाँ क्या है? कूटपाद है। अमीबा में कूटपाद निर्माण का सॉल जेल सिद्धांत प्रस्तावित किया था। किसने किया था? बस आपको सिंपल सा बताना है, ये तो हमें याद होना चाहिए क्योंकि फैक्ट है। तो देखिए, जेनिंग्स बर्थोल्ड, नेक्स्ट ऑप्शन है डेलिंजर और हाइमन ने किया था। ये हमें याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, क्वेश्चन नंबर 41 लिया गया है। देखिए, हाँ, क्वेश्चन नंबर 41 लिया गया है टॉपिक एंट अमीबा से, यानी एंट अमीबा से रिलेटेड जो भी ऐसे क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है और जो अभी तक आ चुके हैं वो अब स्टार्ट हो रहे हैं आपके। ठीक है, तो देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 41 है, ब्लास्टिमा फॉर्मेशन इज ए पार्ट ऑफ। ब्लास्टिमा फॉर्मेशन का मतलब है प्रबकुल निर्माण किसका अंश है? आपको सिंपल सा बताना है। और ये क्वेश्चन आ चुका है बिहार पीजीटी 2019 में। तो हमें याद होना चाहिए कि ये है रीजनरेशन, यानी पुनर्जन्म का एक अंश। तो आपको याद कर लेना है कि ब्लास्टिला फॉर्मेशन किस लिए है? रीजनरेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज रिगार्डेड इमॉर्टल? इट मीन्स, निम्न में से कौन सा जीव है जो अमर है, यानी कुछ ऐसे काम वो करता है जिसकी वजह से वो कभी पूरी तरह से कभी मर नहीं पाता। तो हमें याद होना चाहिए कि नीचे देखते हैं कि हाँ, आपका ये रहा आंसर, ये है आपका अमीबा। और ये क्वेश्चन आपके आया था बिहार पीजीटी 2019 में। तो ये दोनों क्वेश्चन बिहार पीजीटी से हैं। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका हैज़, यानी ऐसा क्या है जो है
तो हमें याद होना चाहिए इसमें क्या है, 1 स्यूडोपोडियम, 2 मैनी, नो, आपका आंसर है 1। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर 44 पर। तो देखिए एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका हैज़, बिल्कुल सेम क्वेश्चन लग रहा है लेकिन ऑप्शन आपको शायद चेंज मिले, हाँ ऑप्शन चेंज है। देखिए फर्स्ट ऑप्शन है 1 कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, 2 कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एंड 3 कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, और फोर्थ है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एब्सेंट। तो आपको याद होना चाहिए कि एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका में संकुचनशील धानी जो है एब्सेंट होती है। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पर। कॉजेटिव एजेंट्स ऑफ डायसेंट्री इज, यानी पेचिस का कारक एजेंट है। इट मीन्स जो पेचिस है वो किसकी वजह से होती है, तो हमें याद होना चाहिए कि इसका कारण है आपके पास एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, और ये क्वेश्चन आपके आया था पीजीटी बायोलॉजी 2005 में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 46 आपके सामने है कि इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका इज, यानी एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका की संक्रामक अवस्था कौन सी है। ये क्वेश्चन आ चुका है यूपीपीसीएस 1996 में और पीजीटी बायोलॉजी 2004 में। तो यहाँ पर आपका आंसर है टेट्रान्यूक्लिएट सिस्ट, यानी वो अवस्था जब इसमें 4 केंद्रक हो जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 47। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इज लैकिंग इन विद ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोजोअन्स। इट मीन्स निम्न में से किस प्रोटोजोआ में संकुचनशील रसधानी अनुपस्थित है। देखिए ये क्वेश्चन आ चुका है फिर से पीसीएस 1997 और 2008 में, और इस क्वेश्चन को हम थोड़ी देर पहले पढ़ भी चुके थे कि ये कहाँ है, यानी प्रोटोजोआ का ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसमें संकुचनशील राजधानी नहीं होती, तो वो था आपका एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पर। क्वेश्चन नंबर 48 है हाउ मैनी न्यूक्लियाई आर, ये स्पेलिंग मिस्टेक है, न्यूक्लियाई आर फाउंड इन द मैच्योर सिस्ट ऑफ एंट अमीबा कोलाई। इट मीन्स एंट अमीबा कोलाई के परिपक्व पुटी में कितने नाभिक पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, ये भी आ चुका है आपके यूपीपीसीएस प्री 2001 में। तो यहाँ पर हमें ये नंबर याद होना चाहिए कि कितने होते हैं। आपका आंसर है बी, यानी 8। क्वेश्चन नंबर 49, द एक्सक्रीशन इन एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका टेक्स प्लेस बाय। इट मीन्स एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका में उत्सर्जन किसके द्वारा होता है, बस आपको यही बताना है। तो यहाँ हमें याद होना चाहिए कि ये होता है जनरल बॉडी सरफेस, यानी शरीर की सामान्य सतह से, यानी हम यहाँ कह सकते हैं। अब देखिए ऑप्शन में वो आपको ये ऑप्शन ना दे के यहाँ पे डिफ्यूजन यानी विसरण भी लिख सकता था, क्योंकि शरीर की सतह से जब उत्सर्जन होता है तो वहाँ जो क्रिया है वो विसरण ही ली जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। इन ह्यूमंस एंट अमीबा जिंजीवैलिस लिव्स इन द, यानी मानव में एंट अमीबा जिंजीवैलिस रहता है, कहाँ पे रहता है, आपको सिंपल सा सिर्फ इतना बताना है। तो ये रहता है पस पॉकेट्स ऑफ पायरिया, यानी जो पायरिया के मवाद के जो पॉकेट होते हैं उनमें रहता है ये। आई होप आज के क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ आए होंगे। और देखिए हम जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं ये हाईली रिपीटेड क्वेश्चन है जो किसी ना किसी कंपटीशन एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, और मोस्टली ये टीजीटी पीजीटी वगैरह में पूछे जा रहे हैं। तो आप इन्हें अच्छी तरह 1-2 बार रिवाइज करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमें लाइक करें, शेयर सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह के काम के लिए हमें मोटिवेशन मिलता रहे। ओके, थैंक यू।